गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फेडरल पॉलिटी स्टार्ट कर दिया था अपना फेडरल पॉलिटी। इसमें बताया था कि जो हमारा जो देश है भारत, वो कैसा है, फेडरेशन वाला है, जिसे हम संघीय राज्य कहते हैं, संघीय देश कहते हैं। अब संघीय का मतलब ये बताया था कि हमारे देश में दो तरह की सरकारें काम करती हैं, एक गवर्नमेंट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। गवर्नमेंट लेवल पर जो काम करता है, जो पूरे देश को देखती हैं, उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो स्टेट्स को देखते हैं उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर फेडरेशन है, यानी कि संघीय व्यवस्था है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पर क्या है, फेडरेशन है, लेकिन जो यूके है यानी ब्रिटेन है, वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी एक ही गवर्नमेंट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को देखती है। अब नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज़ द टर्म फेडरल स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो फेडरल स्टेट का टर्म यूज़ नहीं करता है। इट सेज दैट इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो क्या कहते हैं कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, इसलिए हम इसे संघीय राज्य बोलते हैं। यानी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनका हम लीडर कह सकते हैं, यूनियन कह सकते हैं, संघ कह सकते हैं। देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी शक्तियों का जो बंटवारा है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बटा हुआ है। सिंस इंडिया इज़ ए फेडरेशन, इसलिए भारत क्या है, फेडरेशन है। सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन बिकेम नेसेसरी, क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है ना, उसमें 28 स्टेट हैं, तो उनके जो काम है, काम का बंटवारा करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 3 लिस्ट ऑफ पावर सच एज यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पर 3 तरह की यूनियन लिस्ट हैं, यानी सूचियाँ हैं, से यूनियन लिस्ट जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट राज्य सूची कहते हैं, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में बी कॉल्ड अ फेडरल सिस्टम। तो इस सिस्टम के आधार पर, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम भारत को फेडरल सिस्टम कह सकते हैं। अब देखिए कि 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें बहुत सारे कानून भी बनाने पड़ते हैं। कुछ कानून जो हैं वो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, है ना, और कुछ जो होते हैं स्टेट लेवल के होते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने पर्सनल होते हैं। तो इसी तरह से जो तीनों लिस्ट हैं, इन्होंने अपने अपने जो काम का जो क्षेत्र है वो बांटा हुआ है। द सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए फेडरेशन सो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी इंटरप्ट इम्पार्शली। अब हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है वो बहुत एसेंशियल फीचर है हमारे फेडरेशन का, इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें इंटरप्ट नहीं करता है। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। हाउएवर इन केस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, अब इंडियन फेडरलिज्म के केस में हम क्या करते हैं, मोर पावर हैव बीन गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो सबसे ज़्यादा पावर है, अधिक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, वो किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशरी मैटर में द इंडियन फेडरल सेटअप स्टैंड आउट विथ सर्टेन डिस्टिंक्टिव यूनिटरी फीचर। हमारे इंडियन फेडरल सेटअप में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाइल प्रोवाइडिंग 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2 तरह की गवर्नमेंट को सेट किया है, सेंट्रल और स्टेट, जो क्या करती हैं, प्रोवाइड डिवीज़न ऑफ पावर। जो हमारे डिवीज़न यानी शक्तियों का जो बंटवारा है उसको क्या फेवर करती हैं, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अपॉइंटमेंट है हेड ऑफ द स्टेट की, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट करती है उसे। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप इंडिकेट द यूनिटरी नेचर ऑफ आवर फेडरलिज्म। तो ये सारी हमारी क्या है, ये पावर है, जो डिवीज़न ऑफ पावर है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग बांटी हुई है कि कौन किस क्षेत्र में काम करेगा। Therefore it is said that India has a quasi federal setup। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा इंडिया है वो क्वासी फेडरल सेटअप है।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अब लोकतांत्रिक जो सांसद जो लोकतांत्रिक जो संसद है वो कैसा है। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पता है हमारा जो भारत है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। दिस हैज़ बीन अडॉप्ट फ्रॉम द ब्रिटेन सिस्टम, और ये कहाँ से लिया गया है, हमारे ब्रिटेन सिस्टम से लिया गया है। In a parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive. तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके बीच बहुत ही क्लोज रिलेशन होते हैं, क्योंकि एक जो है वो कानून बनाती है और दूसरा उसको लागू करवाती है। द कैबिनेट इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, और जो कैबिनेट है वो उनके मेंबर को सिलेक्ट करती है। द कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेटर, और इसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी, उत्तरदायी भी रहती है। इन फैक्ट द कैबिनेट होल्ड ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, इसलिए कैबिनेट अपने आप को तभी तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि लेजिस्लेचर में, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट है वो भी अपनी पोजीशन का तभी तक एंजॉय कर सकती है जब तक कि वो लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस में रहती है। इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉमिनल, तो डेमोक्रेसी में जो हेड होता है स्टेट का वो नॉमिनल होता है, यानी उसको नियुक्त किया जाता है। इन इंडिया द प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, तो भारत में जो प्रेजिडेंट हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेजिडेंट enjoy numerous powers, but in practice the council of ministry headed by the prime minister really exercise these powers। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, अनगिनत शक्तियों का वो इंजॉय करते हैं, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। वो क्या करते हैं, रियली इन एक्सरसाइज दिस पावर, इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वही करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। एवरी ह्यूमन बींग्स इज एंटाइटल्ड टू enjoy सर्टेन राइट्स विद ensure गुड लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन enjoy इक्वल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी दोज राइट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आप देखेंगे कि हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं और मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं, यानी अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें कर्तव्य भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सभी को ये अधिकार दिए हुए हैं कि वो इनका एंजॉय करें। तो फंडामेंटल राइट्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स हैं। तो हमें 6 फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन कौन से, फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शॉल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कोई भी आदमी हो वो कानून के सामने उसको समान सुरक्षा मिलेगी। इट आल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट देयर आर exception to this word that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished, कि किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं पर भी आने जाने की, कोई भी शॉप्स खोलने की, कोई भी दुकान खोलने की आज़ादी है। उनके साथ इस आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी वो कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ किसी विशेष को मिलते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी का है वो सबके लिए नहीं होते हैं, जो कानून है तो वो कुछ लोगों के लिए ही होते हैं, तो कुछ को छोड़कर बाकी के लिए ये सब समान है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।